बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, खुश हैं और सबसे अहम अपने घर में सेफ़ हैं और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक खूबसूरत सा आगाज़ कर रहे हैं। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सिटी एट 10 में हम बात करते हैं शहर कराची की, कराची के मसाइल की, कराची के वसाइल की, कराची के लोगों का आपको बताते हैं जो अपने टैलेंट से कराची की रौनकें बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा कराची के जो खाने हैं और आपको ये भी बताते हैं कि सब्ज़ियों और फलों के रेट्स क्या क्या चल रहे हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ पर। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर और जदीद बनाने का अज़्म। शहर कराची में ट्रैफिक के मसाइल मिलकर हल करेंगे। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा सिंध शदीद तालीमी बहरान का शिकार। देखभाल ना होने की वजह से स्कूल की इमारतें खंडर का मंजर पेश करने लगी। मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन में मुश्किलात पर तलबा व तालिबात का एहतजाज। पीएमसी ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का तरीक़ेकार पेचीदा कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में कोरोना मोबाइल वैक्सीनेशन ड्राइव का आगाज़ कर दिया। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली गई। जी, सबसे पहले बात करेंगे कराची के ट्रैफ़िक के हवाले से। ट्रैफ़िक का निज़ाम बेहतर बनाने का अज़्म किया है मुर्तज़ा वहाब साहब ने। उनका कहना है कि अगर कराची के जो बढ़ते हुए ट्रैफ़िक के मसाइल हैं उसको बेहतर करना है तो आवाम को भी मिलकर साथ देना होगा और आवाम को ट्रैफ़िक कवानीन फ़ॉलो करने होंगे। और उनका कहना है कि अगर हर कोई शख्स ट्रैफ़िक की पाबंदी करे, कवानीन की पाबंदी करे तो ट्रैफ़िक के मसाइल कुछ हद तक जो है वो बेहतर हो सकते हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद रिजवान अहमद जो कि रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। मुर्तज़ा वहाब साहब का कहना है कि कराची शहर में बढ़ते हुए मसाइल, ट्रैफ़िक के मसाइल को अगर बेहतर करना है तो हमें यानी आवाम को मिलकर साथ देना होगा। और ये बात सही है कि अगर हर शख्स ट्रैफ़िक कवानीन की पाबंदी करे तो बहुत सारे मसाइल जो हैं ट्रैफ़िक के कम हो सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, मुर्तज़ा वहाब की अगर बात की जाए तो जब से ओहदे का चार्ज संभाला है उन्होंने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची, एक खुशगवार तब्दीली कह लें इसे या एक अच्छी बात का एहसास उनकी जानिब से किया गया है। वो है शहर में ट्रैफिक के बढ़ते जो मसाइल हैं उस हवाले से। सबसे पहला उनका जो इक़दाम सामने आया, गुज़िश्ता बारिशों में हमने देखा कि जो महकमा उनका है केएमसी का सिटी वार्डन 14 मकामात पर शहर के जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल में जो है वो ट्रैफिक पुलिस वालों की मदद करते थे जी। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब की इंस्ट्रक्शन पे हमने देखा कि वो उन मकामात की तादाद बढ़ाकर 54 कर दी गई, जो कि एक दुरुस्त इक़दाम था क्योंकि बारिशों का स्पेल जो है वो बदस्तूर वक्फे से जारी है। ऐसे में ट्रैफिक जैम के साथ साथ शहरियों को दीगर परेशानियां भी लाहक हो जाती हैं। कहीं पानी जमा हो जाता है, कहीं उनकी गाड़ियां ख़राब हो जाती हैं। तो इस हवाले से एक रेस्क्यू का काम भी जो है वो सिटी वार्डन की जानिब से किया जाता रहा। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं उनकी जानिब से इफ्तिताह किया गया बस स्टॉप का मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो शहर है, इस शहर में अगर आज हम 3 दहाई कबल की बात करें तो केडीए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो मुख्तलिफ़ बस्तियाँ आबाद की थीं, जो उनके प्रोजेक्ट्स थे, वहाँ पे बाकायदा प्लानिंग के तहत जो है वो बस स्टॉप भी मौजूद थे, जिसमें नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद और दीगर जो शहर के इलाके हैं वहाँ पे हमने ऐसे बस स्टॉप जो है वो देखे। इवन के मलीर के इलाके में भी हमने ऐसे बस स्टॉप देखे थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता उनकी देखभाल ना हो सकी और वो बस स्टॉप जो है वो काबज़ीन ने जो है उन पर अपने डेरे जमा लिए। और उसके बाद हुआ ये कि शहर में वो रुझान हमने देखा जो कि आजकल भी मौजूद है कि
जिस मुसाफिर का जहाँ दिल करता है वो गाड़ी को हाथ देता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, और रोक लेता है। इसकी वजह से ना सिर्फ ये कि हादसा जन्म लेते हैं बल्कि ट्रैफिक जैम के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, ट्रैफिक जैम जब बढ़ता है तो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट नहीं होता बल्कि इसके साथ साथ आपका फ्यूल भी जो है वो उसका भी नुकसान होता है। अगर शहर की मजमूई तौर पे बात की जाए तो 24 घंटे में अरबों रुपए का ये फ्यूल जो है सिर्फ इस मद में जो है वो ज़ाया हो जाता है कि गाड़ियाँ ट्रैफिक जैम में फंसी हुई हैं। मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तय होता है। तो इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है, और जिस तरह मुर्तज़ा वहाब साहब काम कर रहे हैं तो उम्मीद यही है कि आवाम को भी इसमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, उनका कहना है कि अब कुछ नए बस स्टॉप्स का वो इफ्तिताह करेंगे। जो पुराने बस स्टॉप्स हैं, जैसे आपने कहा कि वो उन पे कब्ज़ा कर लिया जाता है। इवन जो सर्विस लेन है जो कि लोगों के चलने की जगह है, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो अगर ट्रैफिक जैम हो, जो बाइकर्स हैं, बाइक वाले हैं, वो उन सर्विस लेन पे गुजरते हैं, और जो पैदल चलने वाले हैं उनकी जगह भी एक तरह से छीन ली जाती है। और हादसात का आपने बात की कि सबसे ज़्यादा हादसात इसी वजह से होते हैं जब आप अपनी लेन से निकल के ओवरटेक करते हैं। तो इस तरह का कवानीन की अगर बात की जाए तो क्या इस पे क्या चार्ज होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, फुटपाथ का आपने तस्करा किया है, तो फुटपाथ जो है बेसिकली वो मुसाफिरों के लिए होती है, पैदल चलने वाले मुसाफिरों के लिए। उस पर कब्ज़ा जो है वो इंसानी बुनियादी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी के ज़मरे में आता है। अगर फुटपाथों की बात की जाए तो इस वक्त हमारे शहर में जो ट्रेंड मौजूद है, फुटपाथ शाज़ व नादिर हमको कहीं दिखाई देती हैं। कहीं वहाँ पे पार्किंग की जा रही हैं तो कहीं पे मोटरसाइकिलें जो है वहाँ पे रवां दवां हमको दिखाई देती हैं। और वही बात सामने आ जाती है कि डिसिप्लिन ना होने की वजह से वो मुसाफिर, पैदल चलने वाले मुसाफिर जिनको फुटपाथ पर चलना चाहिए, वो सड़क पर चलने पर मजबूर होते हैं। दो बड़ी वजूहात जो हैं उससे जन्म लेती हैं, एक ट्रैफिक जैम की और दूसरे हादसात की। तो फुटपाथों पे जो है एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट KMC का गाए भगाए ऑपरेशन भी करता है, लेकिन ऑपरेशन जो है वो एक तरीके से हम देखें तो वो नुमाइशी साबित होते हैं। ऑपरेशन होता है, घंटे 2 घंटे के बाद वही सूरत हाल दोबारा जन्म लेना शुरू कर देती है। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की कि ना सिर्फ ये कि शहर में बस स्टॉप्स की तादाद जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, बल्कि इसके साथ साथ आवाम में आगाही जो है शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। है। बिल्कुल, क्योंकि सर अभी हम ग्रीन लाइन मंसूबे की हम बात कर रहे थे कि एक अच्छी डेवलपमेंट उसमें हो रही है, लेकिन अभी भी बसेस नहीं चल पा रही क्योंकि वो ट्रैक इतना खस्ता हाली का शिकार है। लोगों ने तजावुज़ात उसके ऊपर बना लिए, वो एक हटाने का मरहला चला। फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी कंपनी को उसको हवाले किया गया था, उसके बावजूद लोग उसकी पुर्जे, मोटर्स, मशीन्स निकाल के ले गए। तो आवाम की एक बहुत बड़ी, एक शहरी होने की भी आपकी ज़िम्मेदारी होती है, आपके हुकूक होते हैं। तो आवाम ही, हम अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाते, हम हमेशा हुकूमत को या जो इंतज़ामिया है उसको ब्लेम करते हैं। कचरा हम लोग बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं कि कराची इतना गंदा है। तो हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है बीइंग अ सिटीज़न ऑफ कराची? देखिए, हर शख्स को उसका ताल्लुक मुल्क के किसी भी हिस्से से हो, उसको अगर कराची में वो कारोबार कर रहा है, कराची में अगर उसकी रिहाइश है या दीगर उसके मामलात हैं, तो उसको ओन करने की ज़रूरत है। वो ये ना सोचे कि ये मेरा आर्जी ठिकाना है। अमूमन देखा यही जा रहा है कि वो इलाके जो कि गैर मकामी अफराद जो कि कराची के रिहायशी बेसिकली नहीं हैं, दूर दराज इलाकों से हमारे भाई हैं वो, लेकिन ये कि वो रोज़गार के लिए या दीगर मामलात के लिए जब कराची आते हैं तो वो कराची को ओन नहीं करते। कराची को ओन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो शहर है जो पूरे मुल्क को पालता है, इक़्तिसादी शहर कहलाता है। इसके साथ साथ कुछ कवानीन में भी जो है वो तब्दीलियों की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे जिस तरह हम गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को जो है वायलेशन पे चालान करते हैं, इसी तरह पैदल चलने वाले पे भी चालान होना चाहिए कि अगर एक मुसाफिर जो है वो मुकर्ररा बस स्टॉप पर जो है नहीं पहुंचता और जहां दिल करता है वहीं जो है वो गाड़ी को हाथ दे देता है, तो उस ड्राइवर को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उस ड्राइवर को पनिश करने के साथ साथ उस मुसाफिर को भी पनिश करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, एक और बड़ा मसला कि हम लोग ट्रैफिक कवानीन को फॉलो नहीं करते। ट्रैफिक लाइट्स बंद है, रेड लाइट है, उसके बावजूद हम सिग्नल तोड़ देते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। इवन पढ़े लिखे लोगों को भी मैंने देखा है, आसपास अगर गाड़ी नहीं है या रात का टाइम है, रश नहीं है, तो वो बड़े आराम से जो है वो ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करते हुए निकल जाते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत आसान सा जवाब है इसका। वो उर्दू में एक मिसाल दी जाती है, जैसा देश वैसा भेस। तो जब कवानीन मौजूद हैं और शहरी अगर उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो उन कवानीन को सख्त करने की ज़रूरत है, जुर्मानों को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो लामहला जो है वो ये खौफ जो है वो यकीनन शहरियों को वायलेशन से बाज रख सकता है।
सही। अच्छा, अपनी अगली ख़बर की जानिब चलेंगे और बात करेंगे तालीम के हवाले से। और अगर सूबा सिंध की बात की जाए तो मुल्क का दूसरा बड़ा सूबा है और 469 लाख से ज़ायद इसकी आबादी है, लेकिन ये सूबा बुनियादी सहूलतों से महरूम है, चाहे वो तालीम का निज़ाम हो, चाहे वो सेहत का निज़ाम हो, चाहे वो और पानी का निज़ाम हो, ट्रैफ़िक का निज़ाम आप देख लें जिस पर अभी हमने बात भी की। तो तालीम की अगर बात की जाए तो वो हर बच्चे का बुनियादी हक़ है इल्म हासिल करना। लेकिन बड़े अफसोस की बात, जब हम सिंध स्कूलों की बात करते हैं तो हज़ारों बिल्डिंग्स तो बना दी गई हैं, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कुछ स्कूल्स तो ऐसे हैं जहाँ पर गधे और आवारा कुत्तों ने अपना घर बना लिया है। तो इस हवाले से बात करेंगे कि कहाँ पर कोताही हो रही है, हुकूमत, इंतज़ामिया, किसकी गलती है, क्यों चीज़ें बेहतर नहीं हो रही। सिर्फ 4 करोड़ से ज़ायद आबादी का ये सूबा है और ख़ास तौर पे अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात की जाए तो बहुत ही खस्ता हाली का शिकार है। बिल्डिंग्स, बच्चे हैं तो वहाँ पानी नहीं है उनके लिए, बिजली नहीं है, डेस्क नहीं है, बच्चे ज़मीनों पर बैठ के पढ़ते हैं। और कुछ स्कूल्स तो ऐसे हैं कि वहाँ पर कुछ है ही नहीं, सिर्फ बिल्डिंग है, टीचर्स हैं तो वो गायब हैं, इनविजिबल हैं। देखिए, इसमें सिर्फ हुकूमत को मौरूद इल्ज़ाम ठहराना जो है मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है। ठीक है, सरकारी सतह पे भी कोताहियाँ हैं और बड़ी कोताहियाँ हैं, लेकिन इसके साथ साथ आवाम में जो अवेयरनेस है वो भी बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए, किसी भी कौम या माशरे की तरक्की का जो पहला जीना, पहला स्टेप जो होता है वो तालीम कहलाता है। हाँ। ये आवाम को बावर कराने की ज़रूरत है कि तालीम से ना सिर्फ ये कि आपका शऊर जो है वो बढ़ता है, बल्कि इसके साथ साथ आप तरक्की की मनाजिल जो है स्टेप बाय स्टेप तय करते रहते हैं। इस हवाले से आवाम को भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। किसी ऐसे स्कूल की, अगर उनके इलाके में कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पे असातिज़ा नहीं आते हैं या दीगर मसाइल हैं, तो आवाम को भी इज्तमाही तौर पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हुक्मरान जो हैं वो हर जगह नहीं पहुँच सकते, हर जगह के मामलात नहीं देखे जा सकते। इसके साथ साथ सरकारी इदारों में भी जो है वो बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत है। चाइना में एक वक्त था, हमारा ब्रदर कंट्री है, जी जी। वहाँ पे एक वक्त में लिटरेसी रेशो जब डाउन हुआ तो वहाँ की गवर्नमेंट ने अपना जो सालाना बजट था वो उन्होंने एजुकेशन एमरजेंसी नाफिज कर दी। एजुकेशन एमरजेंसी डिक्लेयर की, तमाम फंडिंग वहाँ पे की और 2-3 साल में जो है वो काफ़ी उनका रेशो जो है वो तालीम का ऊपर हुआ और आज उनकी तरक्की आपके सामने है कि वो सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। तो इस हवाले से इज्तमाही सोच को भी उजागर करने की ज़रूरत है और इस जो हुक्मरान हैं उनको भी संजीदा तौर पर जो है इन मामलात को देखना होगा कि तालीम में ही कौमों की तरक्की का राज पिना है। सही। और ये जो सर प्राइवेट स्कूल्स हैं, ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ाई होगी उस तरह से जिस तरह से होनी चाहिए, तो फिर लोग जो है प्राइवेट स्कूल्स का रुख करते हैं। लेकिन हर किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो प्राइवेट स्कूल की फ़ीसें अफोर्ड कर सके। और ख़ास तौर पे कोरोना की अगर बात की जाए तो मेरे ख़्याल है कोरोना में जितना तालीम का हर्ज हुआ है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए, सूबाई हुकूमत के लिए, कि उन एक बड़ी तादाद बच्चों की ऐसी है जो स्कूल से बाहर है, आउट ऑफ स्कूल है, उन बच्चों को वापस लाना क्या कहेंगे, कितना बड़ा चैलेंज है और क्या स्ट्रैटेजीज़ जो वज़ीर तालीम हैं उनको अपनानी चाहिए? देखिए, इस सिलसिले में जो निचली सतह के इदारे हैं उनको जो है टास्क देने की ज़रूरत है, शऊर बेदार करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस आवाम में, मोहल्ला कमेटियाँ बनाने की ज़रूरत है जो जाएं और चेक करें कि कौन से ऐसे घराने हैं जहां माशी बहरान की वजह से या दीगर मामलात की वजह से तालीम से अदम दिलचस्पी शुरू हो गई है। कई लाखों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं कराची में जो कि कोविड के लॉकडाउन के नतीजे में उसके बाद दोबारा उन्होंने स्कूलों का रुख नहीं किया। तो ये एक जो है वो अलार्म है, ख़तरे की घंटी है। इसके लिए हुकूमत को जो है फौरी तौर पे, हमारे चाइल्ड लेबर में बड़ा इजाफा हो, यही बच्चे जो हैं वो वर्कशॉप्स पे काम कर रहे हैं, यही बच्चे जो हैं वो घरों में काम कर रहे हैं। देखिए, वो घराने जो कि हैंड टू माउथ थे, रोज़ कमाना और रोज़ खाने वाला, जो एक घर का सरबरा था, जब वो लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गार हुआ तो लामहला उसने अपने बच्चों की जो है वो हेल्प हासिल की और यही वो वजह बनी। इन वजूहात की बिना पर वो स्कूल से दूर हुए, तालीम से दूर हुए। अब इसके ख़ात्मे के लिए निजी शोबे को भी जो है वो आगे आने की ज़रूरत है और इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो निजी शोबे का ताउन हासिल करे।
और जिस तरह भी इन पेरेंट्स की और इन स्टूडेंट्स की मदद हो सकती है वो मदद की जाए ताकि दोबारा जो तालीम का सिलसिला है उसका आगाज़ हो सके। सही। अच्छा सही, रिजवान साहब, मैं यहाँ एक और बात करना चाहूँगी, वो ये कि जो गैर ज़रूरी भर्तियाँ कर दी जाती हैं ख़ासतौर पर सरकारी स्कूलों में, टीचर्स इतने स्किल्ड नहीं हैं, उनकी इतनी तालीम नहीं है। अभी हमने देखा कि टीचर्स के जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स के इम्तहानात हुए, इनमें से सिर्फ 1% भी नहीं था उसके पास होने का रेशो। तो कहा जा रहा था कि अब हम जो पासिंग मार्क्स है उसको कम कर देंगे, ये मयार है। फिर हम गैर ज़रूरी भर्तियाँ कर तो लेते हैं, फिर वो टीचर्स हमें नज़र नहीं आते। वही टीचर्स कहीं और नौकरी कर रहे होते हैं और सैलरी वो हुकूमत से की जो गवर्नमेंट सैलरी है वो भी ले रहे होते हैं। बिल्कुल आपने सही बात की। देखिए इसमें जो तरीक़ेकार है वो बहुत फ़रसूदा हैं। हमारे यहाँ सरकारी मुलाजमत देने का जो निज़ाम है वो दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत पीछे है जी। इसका तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि एक गैर जानिबदार पैनल बैठना चाहिए जो कि ना सिर्फ ये कि उम्मीदवारों की स्क्रूटनी करे बल्कि देखे भी कि जिस पोस्ट के लिए इसने अप्लाई किया है क्या अहलियत इसके अंदर मौजूद है उस पोस्ट के लिए, या फिर वैसे ही होगा जैसा कि तवील अरसे से चलता चला आ रहा है। बिल्कुल, अगर मेरिट पर भर्तियाँ हों तो मेरे ख़्याल है तभी तालीम का निज़ाम बेहतर हो सकता है। एक और अहम चीज़ जिस पर रोशनी डालेंगे हम, वो है करप्शन। हर इदारे में करप्शन है, लेकिन बड़ी तकलीफ़ होती है जब हम सुनते हैं कि तालीम के निज़ाम में भी करप्शन है। हमने अभी देखा डेस्क स्कैंडल, जो बच्चों के डेस्क जो मामूली 5 से 10 हज़ार रुपये में बासानी मिल जाते हैं, वो 30-30 हज़ार रुपये में फ़रोख्त हुए। उसके लिए कमेटी भी बनाई, फिर उसके बाद सिंध हाई कोर्ट में वो मामला भी गया। उसके हवाले से क्या कहेंगे? करप्शन अब तालीमी निज़ाम में भी करप्शन होगी। अच्छा ये देखें, ये जो करप्शन का मामला है ये मामला सिर्फ महकमा तालीम तक महदूद नहीं है। हाँ, हर इदारे में, लेकिन ये बड़ी तकलीफ की बात है कि तालीम के बिल्कुल आप सही कह रही हैं, शायद ही कोई ऐसा इदारा हो जिसमें करप्शन ना हो। अब इसके लिए भी जो है वो पुराने और फरसुदा निज़ाम जो है कवानीन उनको तब्दील करने की ज़रूरत है। करप्शन पे सज़ाएँ सख्त होनी चाहिए। करप्शन पे जो चेक एंड बैलेंस है उसका निज़ाम जो है वो गैर जानिबदार टीमों को करना चाहिए। अब होता ये है कि एक डिपार्टमेंट में अगर एक अफसर पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम लगता है तो उसी डिपार्टमेंट का कोई अफसर जो है उसको इंक्वायरी कर रहा होता है जो कि पसे पर्दा उसका साथी होता है सारी करप्शन के मामले में। ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से करप्शन का ख़ात्मा नहीं हो पा रहा है और करप्शन का रेशो जो है दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। इसके लिए बहुत सख्त एक शफाफ निज़ाम लाने की ज़रूरत है, कानून साजी की ज़रूरत है और ये काम जो है हमारे कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान को और सेनेट मेंबरान को करने की ज़रूरत है। सर, रिफॉर्म्स की बात की थी, पीटीआई की हुकूमत की बात की जाए तो उन्होंने कहा हम एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाएंगे और यकसा तालीमी निज़ाम की बात की गई थी। यकसा तालीमी निज़ाम अब हो रहा है इम्प्लीमेंट। आपको लगता है कि अब सिंध में ये इम्प्लीमेंट होगा? क्योंकि एक निसाब का ना होना, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को देखें, प्राइवेट स्कूल्स, तो बहुत फ़र्क है उनकी तालीम में, उनकी तरबियत में जो स्कूल्स में दी जाती है। तो ये भी एक ज़्यादती है ना सिंध जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं बच्चे। जी बिल्कुल। देखिए 18वीं तरमीम जब से आई है तो उसके बाद जो सूबे हैं वो बाइख्तियार हो गए हैं तमाम मामलात के हवाले से, कायदे कवानीन के हवाले से और दीगर जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनको रन करने के हवाले से। अब इसमें भी जो है वो हम अगर पूरे मुल्क की बात करें तो हमें यकसानियत जो है इसमें नज़र नहीं आती पॉलिटिशियंस की। उसके अलावा दीगर मामलात भी हैं, सियासी एक दूसरे को नीचा दिखाने के मामलात हैं। इस वजह से अगर कोई अच्छा काम करने की कोशिश भी करता है तो उस पर जो है दूसरी सियासी जमात कुछ ना कुछ एतराज़ लगा देती है। तमाम सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर हुकूमत में शामिल हों अरकान हों या अपोजिशन के अरकान हों, उनको ये रिफॉर्म्स लाने के लिए, कानून साजी करने के लिए जज्बा हुब्बुल वतनी जो है अपने अंदर पैदा करना होगा, जिसकी हमें फ़िलहाल तो जो है बहुत कमी दिखाई देती है। अपनी ईगो और अना को साइड पर रख के बिल्कुल बेसिक जो आवाम की बुनियादी हक है उसके बारे में सोचना होगा, मुल्क के कौम की, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मुल्क की तरक्की का बायस बनते हैं, वो ही हमारा फ्यूचर है और हमारे मेमार हैं कहते हैं। तो अगर इन पे इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा तो फिर हमारा मुल्क तरक्की कैसे करे? सोचने की ज़रूरत है हमारी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, और हमारा ख़ास तौर पे जो तालीम वज़ीर तालीम है, जो भी तालीमी निज़ाम से वाबस्ता है, उनको सोचने की ज़रूरत है। मज़ीद बात करेंगे, एक और ख़बर इंक्लूड करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। अब आपको बताएंगे कि मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन पर एक तनाज़ा सामने आया है। तलबा और तालिबात जो हैं वो शदीद एहतजाज कर रहे हैं सिंध हाई कोर्ट के बाहर। उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का जो तरीक़ेकार है वो पेचीदा कर दिया है, और जब उनके टेस्ट हो रहे थे, एडमिशन टेस्ट, तो उसके दौरान वाईफाई भी बंद कर दिया गया। इसलिए उन्होंने दरख्वास्त की है कि उनके जो सही आपको बताएं कि तलबा और तालिबात ने दरख्वास्त की है कि उनके जो इम्तहानात हैं वो दोबारा लिए जाएं। ये उनका एहतजाज है। और इसी हवाले से हम अपडेट लेंगे अपने रिपोर्टर एहसन चांडियो से। जी एहसन, हमें बताइएगा कि तलबा और तालिबात का क्या एहतजाज था, क्या मुतालबात थे उनके? जी बिल्कुल, देखिए एमडी कैट का जो स्टूडेंट का मामला है बड़ा देरीना मामला है। ये आज का मसला नहीं है, हर साल यही मसला जो है वो सामने देखने में आता है, क्योंकि स्टूडेंट जो पास हो जाए, जो फेल हो जाए, दोनों का यही मौक़िफ़ रहता है कि जो 50% जो उनके सवालात आते हैं वो आउट ऑफ कोर्स आते हैं। इस बार जो फेल हुए हैं और पिछले साल जो फेल हुए थे, दोनों स्टूडेंट का और वालिदैन का यही मौक़िफ़ था कि उन्होंने जब पेपर मैच किया पिछले साल के उससे, तो ये 50% जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आता है। जो एमडी के कैट की तैयारी के लिए जो सिलेबस इनको दिया जाता है, जिससे इनको तैयारी करनी चाहिए, उससे बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आता है। स्टूडेंट का ये कहना है कि एक तो उनको जो चेकर हैं उन पे जो है वो डाउट है, इनके सामने स्टूडेंट या वालिदैन के सामने उनका पेपर दोबारा रीचेक किया जाए, उसके बाद उनको तसल्ली होगी। दूसरा, स्टूडेंट का ये कहना है कि 2020 का जो एक्ट बनाया गया था एमडी कैट की जानिब से, वो ये था कि बच्चों को जो है वो 50 नंबर वाले स्टूडेंट को जो है वो पास कर दिया जाएगा। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि उसके बाद फ़ौरन तब्दीली करके कानून में 50% से बढ़ा के 65% जो है 65% पे पासिंग मार्क्स रख दिए गए। तो इस पे भी स्टूडेंट को एतराज़ है। उनका ये कहना है कि जो 50% थे वो बिल्कुल दुरुस्त पासिंग मार्क्स एमडी कैट की जानिब से रखे गए थे। जिस तरह का टेस्ट में मवाद दिया जाता है वो काफ़ी मुश्किल दिया जाता है, इसलिए 50% पासिंग मार्क्स बिल्कुल मुनासिब थे। अच्छा एहसन, ये भी बताइए कि स्टूडेंट्स का ये भी एतराज़ है कि टेस्ट के दौरान जो है वो वाईफाई बंद होने की वजह से वो तैयारी उस तरह से नहीं कर सके और उनको फेल कर दिया गया है। तो उनका ये मुतालबा है कि टेस्ट दोबारा लिए जाएं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और आप बात करेंगे पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से। पेट्रोल आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की एक और तैयारी कर ली गई है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर महंगा करने की सिफारिश दे दी गई है। डीज़ल की कीमत 3.5 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को भेज दी है। वज़ारत ख़ज़ाना जो है वो इसका हतमी फ़ैसला वज़ीर आज़म की मशावरत से करेंगे। अब समरी तो दे दी है, देखना ये है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं या नहीं। और मेरे ख्याल से 15 दिन पहले भी रिजवान साहब पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई थी, और ये मेरे ख्याल है कोई छठी 7वीं दफ़ा है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने वाला है। अभी समरी दे दी गई है और हम जानते हैं कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। आपके बसेस, टैक्सीज़ के किराए बढ़ जाते हैं। दूसरा, जो अशिया ज़रूरियाँ हैं, जो आपकी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनकी प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, देखिए बदकिस्मती ये रही है हमारे मुल्क की कि हम इंपोर्ट पे जो है हमारा फोकस ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट इंतहाई कम है। हाँ। तो इस हवाले से होता ये है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका जो बढ़ने की वजह होती है वो डॉलर का रेट बढ़ना होता है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत भी हम इंपोर्ट करते हैं। जी। अब जो इसमें देखने की बात है वो ये है कि गवर्नमेंट की जानिब से आवाम को क्या सब्सिडी दी जा रही है इस पर। मौजूदा जो हम देख रहे हैं साल 1.5 साल से, उसमें तो आवाम को किसी किस्म की कोई सब्सिडी गवर्नमेंट की जानिब से नहीं दी जा रही। लेकिन जो चेक एंड बैलेंस की जो ज़रूरत है वो इस चीज़ पे कि कई ऐसी अशिया हैं, ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो हम एक ज़रई मुल्क हैं, हमारी मईशत जो है वो ज़राअत पे डिपेंड करती है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में उसी हिसाब से इजाफ़ा किया जाता है जो दुकानदार हैं या ताजिर हैं, जिस तरह वो इंपोर्ट चीज़ों पर बढ़ता है। हुकूमत को यहाँ पे चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है कि वो अशिया जो कि पाकिस्तान में तैयार हो रही हैं या वो ज़रूरी अजनास जो कि हमारे अपने मुल्क में पैदा हो रहे हैं
हैं, ठीक है इजाफा हो लेकिन उस शरह से ना हो जिस शरह से इंपोर्ट अशिया पर होता है। तो इसका लामहला जो असरात हैं वो आम आदमी पर मुरतब होते हैं। उसका जो किचन का बजट है वो आउट हो जाता है और वो माशी बहरान का शिकार होता है। ये भी एक बुनियादी वजह है करप्शन की जानिब माइल होने की। ख़ास तौर पे अगर सरकारी इदारों की बात की जाए तो जब उनके किचन के एक्सपेंसेस बढ़ते हैं महंगाई की वजह से, तो वो ज़राए आमदन बढ़ाने के लिए हलाल और हराम की तमीज़ जो है वो या तो भूल जाते हैं या भूलने की कोशिश करते हैं। सही। अच्छा, आपने अभी कहा रिजवान साहब कि हम एक ज़रूरी मुल्क हैं और अगर जो हमारी पैदावार है जैसे गंदम हो गया, अब आटे की कीमत में भी 2 रुपये इजाफा किया गया है। तो जो हम पैदा कर रहे हैं अपने मुल्क में, एक ज़रूरी मुल्क है, तो क्यों ये जो चीज़ें ये क्यों महंगी हो रही हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी जो बुनियादी वजह है वो नाकिस प्लानिंग जो है फेडरल गवर्नमेंट की, मैं ये समझता हूँ कि वो है। उसकी वजह ये है कि जो मुल्क की ज़रूरत होती है उस ज़रूरत से ज़ायद अगर गंदम हो जाए तो हम उसको स्टॉक करने के बजाय और फ्यूचर प्लानिंग करने के बजाय उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। जब वो एक्सपोर्ट कर देते हैं और उसके बाद अगर दूसरी मरतबा बारिश ना होने की वजह से या किसी और वजह से जब गंदम की पैदावार कम होती है और जो मुल्क की अंदरूनी तलब बढ़ती है, फिर हम वही गंदम जो है वो भारी दामों इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इस पॉलिसी को जो है वो तब्दील करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल है वैल्यू एडिशन जो है उस पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। हम अपना रॉ मटेरियल तो बहुत है हमारे पास, लेकिन वैल्यू एडिशन पे हम बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अगर वैल्यू एडिशन करके हम अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हम रॉ एक्सपोर्ट करके फिर इम्पोर्टेड आइटम्स लेते हैं तो वो नुकसान में जाता है ऑब्वियसली। और इस वक्त कहा जा रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो फिर कम हो रही हैं 2 मंथ से, और एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, रेमिटेंसेस कम हो रही हैं, तो इस वजह से डॉलर जो है वो अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। अच्छा रिजवान साहब, महंगाई की अगर बात की जाए तो महंगाई हमेशा पाकिस्तान का अगर हिस्ट्री देखें तो हमेशा बढ़ती ही रही है, कम होती हमें कभी नज़र नहीं आई। लेकिन क़ुव्वत ख़रीद भी बढ़ती है, लोगों की इनकम भी बढ़ती है। लेकिन स्पेशली कोविड के बाद हमने देखा है कि इनकम इतनी लिमिटेड है। एक घर जो कि 15 से 20% उसकी सैलरी लगती थी खाने पीने पर, अब 45% लग रही है। तो ऐसे हालात में एक गरीब, एक आम आदमी गुजारा कैसे करे, कैसे वो अपने घर का चूल्हा जलाए? देखिए, ये तो हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है। रोटी, कपड़ा और मकान बेसिक जो है नीड्स हैं हर आदमी की। और ये जो है वो सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, इनकी ज़िम्मेदारी होती है कि मईशत में जो उतार चढ़ाव आता है उसके असरात आम आदमी तक मुंतकिल ना हो। बदकिस्मती से जो हमारे कानून साज इदारे हैं या वहाँ जो लोग बैठे हैं वो ना सिर्फ ये कि इतने बाशऊर नहीं थे, बल्कि इसके साथ साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो राय सामने आती हैं उसको भी अहमियत नहीं दी जाती और मनमाने फैसले किए जाते हैं, जिसका नतीजा जो है वो आम आदमी जो है, आम सारिफ को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और जब हम महंगाई की बात करते हैं तो बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं जो इसकी वजूहात हैं। एक और वजह जो हुकूमत बताती है वो कहती है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो चीज़ों की प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से हमें महंगाई करनी पड़ती है। जबकि हम देखें कि जब मुल्क के बैरूनी कर्ज़े बढ़ते हैं, जब आप कर्ज़ा लेते हैं तो IMF या वर्ल्ड बैंक भी आपको कुछ सर्टेन शराइत पर देता है, जब तो आप हुकूमत जो है वो बिजली की कीमतें बढ़ा देती है या मुल्क में ऑयल की कीमत बढ़ा देती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ा देती है। सर, ये जो बैरूनी कर्ज़े लिए जाते हैं ये भी एक वजह है महंगाई की? देखिए, बिल्कुल इसका बोझ आवाम पर पड़ता है। सही कहा आपने, बोझ पड़ता है। लेकिन इससे पहले मैं आपकी उस बात का जवाब देना चाहूँगा कि हुक्मरान ये कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में अशिया जो ज़रूरियाँ हैं उनकी अगर कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर हम पे पड़ता है। इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो 1965 में डबल रोटी के जो प्राइस मुकर्रर किए गए थे, उतार चढ़ाव इंटरनेशनल मार्केट का उनको भी बर्दाश्त करना पड़ता है। आज भी वही रेट हैं। क्या वजह है, ऐसी कौन सी उनकी पॉलिसी हमको देखने की ज़रूरत है। कहते हैं कि अच्छी बात जो है दूसरे की अपनानी चाहिए। अगर उनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं और उनकी उन पॉलिसियों के नतीजे में उनके आम जो शहरी हैं उनको रिलीफ मिल रहा है, तो हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि वो पॉलिसियाँ अडॉप्ट करें
और उस पॉलिसी के तहत जो है वो सारे बजट वगैरह बनाए जाएँ, तमाम मामला जो हैं वो चलाए जाएँ, तो ताकि आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जा सके। अब तक की जो हुकूमतें सामने आई हैं उसमें चंद एक मामलात के अलावा ऐसा कोई इक़दाम सामने नहीं आया जिसमें आम आदमी को रिलीफ मिल सके। इस वक्त अफरात ज़र की शरह जो है वो आपके सामने है, और ख़ास तौर पे इसमें जो दिहाड़ीदार तबका है जो कि रोज़ कमाता और रोज़ खाता है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर दिखाई देता है। अच्छा, इसके साइड इफ़ेक्ट आप ये देखें कि इसके साइड इफ़ेक्ट जैसे कि आपने पहले बताया कि कई लाख तलबा जो हैं वो तालीम से दूर हो गए, तो ये भी एक ख़तरे की घंटी बज चुकी। इस पर हुक्मरानों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। अपने ऐसे अखराजात जो कि गैर ज़रूरी हैं उनको महदूद करने की ज़रूरत है। काबीना का हजम कम करके जो है ये अखराजात बताए जा सकते हैं। इसके अलावा और कई ऐसे चीज़ें हैं जहाँ से जो है बचत की जा सकती है। सही। अच्छा सर, एक और रिजवान साहब, एक और बड़ा मसला वो जो हम देखते हैं, और इमरान खान साहब की बात करें तो उन्होंने इक़्तिदार में आने से पहले बाकायदा इसके बारे में कहा था कि जो माफियाज हैं, अब हम गंदम हमारे मुल्क की पैदावार है लेकिन उसके बावजूद गंदम की शॉर्टेज हो जाती है। गंदम माफिया हो गया, चीनी माफिया है, पेट्रोल माफिया है, तो ये जितने सारे माफियाज हैं इसके ख़िलाफ़ उन्होंने कहा था हम कोई एक्शन लेंगे और ये चीज़ की बेहतरी होगी, और आगे महंगाई की एक बड़ी वजह ये भी है माफियाज। तो आपको लगता है कि हुकूमत ने कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं या कोई ऐसा काम चल रहा है जो कि इन माफियाज को कंट्रोल कर सके? देखिए, ऐसा जब तक तो हुकूमत की कारकर्दगी, वफाकी हुकूमत की बात की जाए तो माफियाज को कंट्रोल करने के हवाले से दावों से आगे बढ़ती हुई हमको दिखाई नहीं दी। देखिए, टेक्नोलॉजी का दौर है। आप कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप अगर उसको लॉन्च करें तो ऑटोमेटिकली जो है आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। अशिया खुर्दनोश हों या अशिया ज़रूरिया हों, उनकी कीमतों में कमी लाई जा सकती है। मिसाल के तौर पे अगर अशिया खुर्दनोश के हवाले से, फलों सब्जियों के हवाले से मिडल मैन का किरदार ख़त्म कर दिया जाए और एक जो फार्मर है और उसके साथ साथ जो ख़रीदार है उसका, वो होल सेलर, उनको अगर ऑनलाइन कर दिया जाए तो वही रेट उसको मिलेंगे जो कि एक किसान क्लोज कर जो है डिस्क्लोज करता है। बीच में मिडिल मैन का किरदार जो है वो उसका जो मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, अच्छा वो मास्टरमाइंड भी होता है, उसकी मर्जी होती है वो कीमतें बढ़ा देता है, उसकी मर्जी होती है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेता है, कीमतें हाई रखने के लिए उसकी मर्जी होती है कीमतें गिरा देता है। सर, तो यहाँ पर बिल्कुल आपने सही कहा, मिडिल मैन का जो किरदार है अगर वो ख़त्म हो जाए तो आवाम तक उसी कीमत में चीज़ें पहुँचेंगी जो असली उसकी कीमत है। लेकिन यहाँ हर कोई नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा है, हम देखते हैं। लेकिन बात वही फिर आ जाती है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ अगर बात की जाए तो वो कहाँ हैं? हुकूमत ने एक टाइगर फोर्स इसके लिए, ख़ास तौर पे इस काम के लिए बनाई थी, उनका किरदार देखें तो आपको लगता है कि वो काम कर रही है टाइगर फोर्स? देखिए, निजी शोबे से टाइगर फोर्स जो है वो सियासी कारकुनों का एक टोला है। तो सियासी कारकुन जो है वो काम नहीं कर सकते प्रॉपर वे में जिस तरह एक बाइख्तियार सरकारी अफसर कर सकता है। अवाम में खौफ भी होगा, और अगर कोई सियासी कारकुन जाके अगर किसी किस्म की कोई ईमानदारी से काम करने की कोशिश भी करेगा तो उसको सियासी रंग दिया जा सकता है, जिस जो मामलात बिगाड़ने की तरफ जाएगा। सूरत हाल अगर हम बात करें सिंध की और ख़ास तौर पे कराची की, तो मजिस्ट्रियल पावर जो है वो देने की ज़रूरत है बल्दियाती इदारों को। माजी में भी हमने देखा था कि SDM हुआ करते थे, वो नाजायज़ मुनाफाखोरी को भी कंट्रोल करते थे, वो दीगर मामलात को भी कंट्रोल करते थे। अवाम में और इवन के अफसरान में, ताजरों में एक खौफ की फ़िज़ा रहती थी, जिसकी वजह से कोई भी गलत काम जिसमें मुनाफाखोरी भी शामिल है, ज़ायद कीमतें वसूल करने के अलावा ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी जो है वो करते हुए खौफ का शिकार रहते थे। लेकिन जब से ये मजिस्ट्रियल पावर जो है बल्दियाती इदारों से लेके रेवेन्यू अफसरान को दिए गए हैं, हमने देखा है कि सूरत हाल में जो है वो बिगाड़ी। बिल्कुल आपने सही कहा, निचली सतह पर इख्तियारात ना देना ये भी एक बड़ी वजह है। रिजवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमने आज बहुत ही अहम मौज़ूआत के हवाले से बात की। मज़ीद बात करेंगे, कुछ नए मौज़ूआत शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और अब हम प्रोग्राम के इस हिस्से में एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस यानी ख़ुद एतमादी। कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्वालिफ़ाइड हैं, तालीम याफ्ता हैं, आपकी अपीयरेंस अच्छी है, आप दिखने में अच्छे हैं, अट्रैक्टिव हैं, खूबसूरत हैं, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, लेकिन
आपको बोलने की सलाहियत नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सब कुछ बेमायनी सा लगता है। ये बात कितनी सच है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोइज़ हुसैन और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी की अगर तारीफ़ की जाए तो क्या डेफिनेशन होगी? लफ्ज़ खुद एतमादी बज़ाहिर खुद डिफ़ाइन करता है कि जिसको अपनी ज़ात पर एतमाद हो। अब ये खुद एतमादी जो है वो इंसान में जो पैदा होती है उस वक्त होती है जब वो छोटा बच्चा होता है। अगर वालिदैन ने अप्रिशिएट किया, वालिदैन ने उसको छोटे छोटे फैसले करने दिए, वालिदैन ने इज़हार किया कि हमें तुम पे भरोसा है, ट्रस्ट है, तो उस बच्चे में खुद एतमादी पैदा होगी। तो खुद एतमादी दो किस्म की होगी। एक होती है सूडो सेल्फ कॉन्फिडेंस। सूडो सेल्फ कॉन्फिडेंस वो कहते हैं जी कि या तो वो किसी वजह से हो, वक्ती तौर पर आपके पास, मसलन आप 4 गार्ड के साथ डबल कैबिन से उतर रहे हैं, हाँ। लोग देखकर आपको इम्प्रेस हो रहे हैं, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है, मगर वो सूडो है, वो रियल नहीं है। वो उन 4 गार्ड्स की वजह से या आपकी दौलत की वजह से या इक़्तिदार की वजह से या किसी हुनर की वजह से आपके पास है। अगर वो हुनर, इक़्तिदार, दौलत चली जाए तो क्या आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा? शायद ना हो। इसलिए उसको सूडो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस वो होता है कि जो इंसान को अपनी जात पर, अपने हुनर पर, अपनी काबिलियत पर, अपने आप पर यकीन हो, मुकम्मल किस्म का, वो खुद एतमादी सही किस्म का सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है। और इसका इज़हार फिर बच्चा स्कूल में भी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर जिंदगी के दूसरे शोबे जहाँ वो जॉब करता है, बिजनेस करता है, इसी तरह फिर रिश्ते जब होते हैं, उसका जो पार्टनर होता है शादी के बाद, उसके साथ उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा होता है, क्या वो अच्छा, जो रियल में सेल्फ कॉन्फिडेंस के लोग होते हैं वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस दूसरों के साथ शेयर करते हैं। वो कभी किसी को दबाते नहीं है कि मैं तो रब खान हूं तो तू मेरे से कम तरह। तो ये कुछ निशानियां हैं रियल और अनरियल किस्म के लोगों में। सही। अच्छा, आपने कहा डॉक्टर मोइज़ के जो एतमाद होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो बचपन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। वो वालिदैन जो अपने बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं उनकी चीज़ों पर, वो आगे चलकर जो है वो कॉन्फिडेंट बनते हैं। और वो वालिदैन जो अपने बच्चों को हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं या उनको डिस्करेज करते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते, या कंपैरिजन करते हैं दूसरे बच्चों के साथ। और एक और बड़ी चीज़ कि हम जो है बच्चों की काबिलियत उनके ग्रेड्स के हवाले से देखते हैं, माँ बाप के कौन सा ग्रेड अच्छा लाए हो, कौन सा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर बच्चे के ग्रेड ए आ रहे हों और वो उसमें और भी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, सलाहियतें होती हैं। तो आप ये समझते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो बचपन से ही इसकी जड़ें जो होती हैं वो बचपन के साथ कनेक्टेड होती है हमारी। देखिए जी, इंसान की पूरी शख्सियत की तामीर जो होती है, जहन साजी कह लें, ख्याल साजी कह लें, ये 2 जगह पे होती है। सबसे पहले होती है माँ बाप के पास, जब बच्चा छोटा हो, यानी माँ की गोद से शुरू होती है जी। और वो फिर उस वक्त तक चलती रहती जब तक बच्चा बाहर नहीं जाता घर से। जब वो स्कूल जाता है, बड़ा होता है, तो अब माशरा उसकी इस पर्सनैलिटी के अंदर मजीद चेंजेस करता है, अच्छे या बुरे। इसीलिए माशरे का सेहतमंद होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बच्चा माशरे से मुतासिर होता है। ये बड़ी टेक्निकल चीज है कि माँ बाप ने अकीदा दिया है बच्चे को बचपन में, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। अगर जब माशरे में आके वो देखेगा लूट, कसूर, बेईमानी, चोरी, मिलावट, डाके, तो अब जो माँ बाप ने इसको बिलीव दिया है, मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूं, ईमान है, सलामत रहे, अल्लाह देख रहा है, जजा और सजा, अब वो तो चेंज नहीं होगा। मगर क्या होगा, जब वो माशरे में देखेगा कि ये हाल हवाल है, तो वो अपने अंदर मुनाफिकत पैदा करे, और मुनाफिकत की वजह से वो सरवाइव कर पाएगा माशरे में। क्योंकि अगर उसने माशरे में रहना है तो वो ये समझता है कि रिश्वत के बगैर काम नहीं होगा, खुशामद के बगैर काम नहीं होगा, जिसके पास दौलत है, पैसा है, वो आदमी कामयाब है, बाकी नाकाम है। तो ये चीजों की वजह से वो अपनी अंदर एक दूसरी दोहरी शख्सियत बनाता है, जिसको मुनाफिकत कहते हैं, जिसकी वजह से वो सरवाइव करने की कोशिश करता है। याद रहे जी, जो बच्चे की तामीर, तश्कील, जहन साजी, ख्याल साजी है, वो बनती ही बचपन में। असल पर्सनैलिटी
7 साल के बाद बच्चे की कभी चेंज नहीं होती। जो बन जाए 7 साल में बन जाए, उसके बाद वो चेंज नहीं होती। बिल्कुल आपने सही कहा, जो ये वाली एज होती है बच्चों की, वो वही सीखता है, और उसके बाद जब वो बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं जो उसने सीखा होता है इस एज में वो बहुत पुख्ता हो जाता है। अच्छा, एक और बात के कहते हैं कामयाबी जब आपको मिलती है तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो ये कामयाबी और खुद एतमादी का क्या ताल्लुक़ है? मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आप कामयाब हो जाते हैं तब आपको कॉन्फिडेंस आता है, या कॉन्फिडेंस आपको कामयाबी देती है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है। कामयाबी अमल का नाम है, अमल से बनती है कामयाबी जी। यानी आप अमल करें और उसका जो एंड होगा वो कोई कामयाबी होगी, चाहे वो किसी हवाले से हो। तालिब इल्म को अच्छे ग्रेड मिले, कोई एग्जाम पास किया, कोई कारोबार में प्रॉफिट हुआ, कहीं आपने अपने कंपनी के टारगेट्स अचीव कर लिए जी। तो कामयाबी से पहले एक्शन होता है, उस एक्शन में कॉन्फिडेंस चाहिए। अच्छा, कामयाबी के बाद क्या होता है? वो कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई होता है, अपनी जात पर एतमाद बढ़ता रहता है। तो ये वाइस वर्सा एक साइकिल होता है। तो जितना इंसान कामयाबी हासिल करेगा इतना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बहरहाल मगर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, इंसान उसूलन जितना कामयाब हो उतना उसके अंदर इंकिसारी आजिज़ी आनी चाहिए, और जितना इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होगा इतना वो आजिज और इंकिसार होगा। खोखला इंसान जो होगा, जो बजाय शो करेगा कि मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है, उसमें आजिज़ी इंकिसारी नहीं होगी, उसमें तकब्बुर होगा, उसमें मैं बहुत ज्यादा हूँ। सही। अच्छा डॉक्टर मोइज़, ये बताइए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को कम करती हैं? देखिए, एक तो एनवायरनमेंट, आपका माहौल जो है, जब आपको सरवाइव करना पड़े। मैं एक मिसाल दूँ, एक आम आदमी की पाकिस्तान में मिसाल दे दूँ कि जी पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी होने जा रही है, डॉलर बढ़ गया है, फला चीज हो गई, आटा चीनी। ये जब आप सुनते हैं तो ये चीजें आपके वसाइल से ज्यादा है, यानी जितना आप कमा रहे हैं, अपने घर वालों को पाल रहे हैं, अब आपको फैसले करने होंगे। इस फैसले में अक्सर लोग टूट जाते हैं, ये जो डिप्रेशन का शिकार इसी वजह से हो जाते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो अब उनको फैसले करने के, जी बच्चे भी पालने, स्कूल भी भेजना है, घर भी चलाना है, क्या करेंगे? ये मुख्तलिफ किस्म के सख्त फैसले करने पड़ते हैं। क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ कम करने, क्या हम सस्ता घी खरीदे, सस्ता तेल खरीदे? तो अब इसमें फिर इंसान का कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। अब उसमें आपका जो पार्टनर है घर पे, चाहे बीवी हो या शौहर हो, उसने आपको सपोर्ट करना होगा। तो ये चीज होती है, इकोनॉमिकल रीजंस होते हैं। दूसरा रीजन होता है जब जिंदगी में कोई सानिया या हादसा हो, यानी एक ऐसी चीज हो जाए जो तकलीफ दे भी हो, जिसको इंसान कभी तसव्वुर ना करता हो, उसकी वजह से भी कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। कभी कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, आप गाड़ी चला रहे, आपको पता ना अक्सर लोगों के गाड़ी में एक्सीडेंट हो तो उसके बाद उनको फियर और फोबिया डेवलप हो जाता है, तो ये भी कॉन्फिडेंस को शेक कर देता है आपका। तो मुख्तलिफ एक्सटर्नल चीजें होती है जो आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देती है या कम कर देती है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा डॉक्टर मोइज़, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर हुनर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, और वो सेल्फ डाउट में रहते हैं, अपनी कैपेबिलिटी पर शक कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ लो कॉन्फिडेंस। तो ये जो सेल्फ डाउट है, अपने ऊपर शक कि मैं अगर बोल रही हूँ तो मैं सही बोल रही हूँ या नहीं, अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो ये गलत तो नहीं है, अगर मैंने ये कह दिया तो मेरी कहीं इंसल्ट तो नहीं हो जाएगी, इस तरह की चीज़ें जो सेल्फ डाउट होता है, तो ये भी वजह बनता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की। जी, ये इंटरनल रीजंस होते हैं इंसान के। अगेन सेल्फ डाउट, अनसर्टेनिटी, उसके अलावा लो सेल्फ एस्टीम, इज्जत नफ्स का मजरू होना, ये इंटरनल होता है। और एक्सटर्नल मैंने आपको रीजन बता दिए। सेल्फ डाउट तो बड़ा खतरनाक है, इंसान को बर्बाद कर देता है सेल्फ डाउट। तो मेहरबानी करके जिन लोगों को भी हो वो अपना इलाज कराए। सेल्फ डाउट यूं खत्म हो सकता है, यूं 2-3 सेशन सेल्फ डाउट खत्म होगा, कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाएगा। बिकॉज कॉन्फिडेंस जो है वो एक अंदाज फिक्र है इंसान की, जिस तरह वो माशरे को देखता है और फिर अपनी जात में तलाश करता है। मिसाल के तौर पर मैं मैदान जंग पे जा रहा हूँ, और मैदान जंग पे जाने के वक्त मैंने देखा कि मेरे पास हथियार क्या क्या है, मेरे पास सलाहियत क्या क्या है जी। वो सलाहियत का मवासना करता हूँ मैं मैदान जंग से। ये मेरे कॉन्फिडेंस, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। मुझे पता है मेरे में बोलने की सलाहियत है, मैं पहले भी कर चुका हूँ, माजी में भी लोग अप्रिशिएट कर चुके हैं। जितना मैं सोचूंगा अपनी उन पॉजिटिव और सलाहियतों के बारे में, उन कामयाबी के बारे में जो मुझे अचीव हुआ है, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और याद रहे, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ग्रेटिट्यूड से शुक्र है।
जितना इंसान शुक्र अदा करता है उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसका। बिल्कुल आपने सही कहा, जितना आजिज़ी होगी, जितना शुक्रगुजारी आपके अंदर होगी, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा। अच्छा सर, अगर मैं ये पूछूं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस तरह बिल्ड कर सकते हैं, या अगर कम है तो उसे क्या किस तरह बढ़ा सकते हैं, क्या की फैक्टर्स हों जिस पे हमें फोकस करना चाहिए? देखिए, पहले तो चीज़ है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बाजार में बिकने वाली शेयर है जी, ये बिक नहीं सकता, कोई गोली नहीं है जो आप खा ले और आप पी लो। आपके अंदर ही ऐसे ट्रेड्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है, तो वही मैं की फैक्टर्स आपसे पूछ रही हूँ। जी सर। पहली चीज तो ये है कि आपने उन लोगों की संगत में, सोबत में बैठना है जो आपको अप्रिशिएट करे, आपको वैल्यू दे। जी, वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई आपको वैल्यू दे। देखिए, हीरा जो है वो इसलिए कीमती है कि लोगों ने उसको वैल्यू दी, वरना मेरे नजदीक हीरा जो है वो तो कोयला है। चंद लोगों ने फैसला किया आज से कई साल पहले कि ये जो चीज निकलती है चमकती वाली, उसको हम हीरा कहते हैं। अच्छा, ये एक्चुअली इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग, ये सिर्फ कोयले का पीस है। पर आप देखें, खवातीन जो है वो अपनी उंगलियों में सजाती है उसको, अंगूठी में। तो ये एक टेक्निक थी बेचने के लिए हीरे को, कि जिसको कनेक्ट किया मोहब्बत के साथ। तो जो मोहब्बत करता था, जो कपल मोहब्बत करते थे, उन्होंने तोहफे में हीरा देना शुरू किया। वहां से हीरे के वैल्यू बढ़ी। तो वैल्यू बढ़ती है ऐसे लोगों में जो आपको वैल्यू करते हैं। तो संगत बड़ी इंपॉर्टेंट, वैल्यू। दूसरी चीज, कागज पे रोज दिन में कभी भी आपको टाइम मिले, एक जर्नल बना ले, एक किताब ले, उसमें आप अपने डेली के रूटीन लिखें, और उन रूटीन में जहां आपने कोई अच्छा काम किया तो अपने आप को शाबाशी दें। उसमें लिखें कि शाबाश असगर, मिसाल के तौर पे, या शाबाश मोहब्बत, जो भी आपको शाबाशी लिखें उसमें। तीसरी चीज होती है कि दिन में किसी वक्त भी आपको टाइम मिले, तो कमरे के बीच में खड़े होकर एक टांग पर खड़े हो जाए और किसी चीज को टच ना करें, यानी बैलेंस करने की कोशिश करें एक टांग। जी, ये जो एक्सरसाइज है ये आपका विल पावर, कुव्वत इरादी भी बढ़ाती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है। और फिर एक टांग के बाद 2 मिनट के बाद दूसरी टांग पे शिफ्ट हो जाए। बैलेंस करना है खुली आंख से सामने देखते हुए आप, ये भी सेल्फ कॉन्फिडेंस में बड़ा काम आता है। सेकेंडली, जो चीजें आपने दी है, आपको अल्लाह ने दी है, छोटी बड़ी जो भी नेमत है उसकी आपके पास है, उसको अप्रिशिएट करना शुरू करें। और उसका एक तरीका ये है कि रोज सुबह आप 2 थोड़े से प्याले ले ले या जार ले ले शीशे के, एक में कंकरियां भर ले, धो के अच्छी तरह, एक खाली रखे। रोज सुबह उठे, एक कंकर उठाए, उसमें से आंखें बंद करके तसव्वुर करे, एक नेमत को याद करे, उस खाली बर्तन में डाले। रोज सुबह ये करें, और जब वो चेंज हो जाए तो फिर यहाँ से वहां शिफ्ट करें। आपको रहते हो कि चंद दिनों में आपको अपने अंदर फर्क महसूस हो। सही, ये तो था कि हम अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं है, तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं? और ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजूहात जानना चाहूँ तो वो क्या है? देखिए, पहली तो बात है, ओवर कॉन्फिडेंट कोई चीज होती नहीं। अच्छा, ये एक इजहार होता है। जब इंसान में कमी होती है, किसी चीज की जात में कमी होती है, जब उसको डर होता है, जब वो फरेब होता है उसके अंदर, तो वो इजहार करता है किसी और चीज, जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। अक्सर देखा गया कि जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो बजाय सिर्फ शो कर रहे होते हैं, एक्चुअल उनमें कॉन्फिडेंस कम होता है। तो इसी तरह रीजंस बहुत सारे। एक तो कॉन्फिडेंस कम होता है, वो अपनी खामी को छुपाना चाहते हैं, अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं, और वो दूसरों पे हावी होना चाहते हैं। तो कॉन्फिडेंस का बरमला इजहार ज्यादा किया जाता है ताकि सामने वाला दब जाए। हाँ, यानी आपके अंदर की कमी को आप इतनी खूबसूरती से छुपा रहे होते हैं कि आप दूसरे वाले पर हावी हो रहे होते हैं। अच्छा सर, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नेगेटिव लोग, जो कि हमारे कॉन्फिडेंस को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अगर हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं डिस्करेज करेंगे और अप्रिशिएट नहीं करते उस तरह, तो ये भी हमारे ऊपर असर करता है, चाहे वो हमारे दोस्त हों, चाहे रिश्तेदार हों। तो अगर ऐसे लोग के इर्द गिर्द हम हैं तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? क्योंकि छोड़ दे। देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते। हाँ, यही मैं कहने वाली थी कि कुछ ऐसा रिश्ते और कुछ ऐसे आपकी मजबूरियां होती हैं कि आप उनको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कुछ आपके रिश्तेदार भी होते हैं जो आपकी कामयाबी से खुश नहीं हो रहे होते। जिनको छोड़ सकते उनको छोड़े, जिनको नहीं छोड़ सकते उनके साथ एक फासला बरकरार रखें।
जरूरी सबसे रोज मिलना कोई जरूरी थोड़ी गप्पे मारना। कभी शादी में मुलाकात, रिश्तेदार है शादी में मुलाकात हो गया, लेट्स लेकर टाइम स्पेंड ना करें उनके साथ, उनसे दूर रहे। अदब और एहतराम अपनी जगह पे, तहजीब अपनी जगह पे, सलाम किया, कैसे हाल पूछा, फिर आप अलग खिसक गए। जिन लोगों के साथ आप कंफर्टेबल नहीं है उनके साथ वक्त कम से कम गुजारें, ये मेरी गुजारिश है। सही। अच्छा, एक और सवाल डॉक्टर, मुझे जो लोग सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा हसास हैं, उन पे बहुत ज़्यादा असर होता है दूसरों की बातों का, और बहुत टैलेंटेड भी होते हैं, लेकिन कोई कुछ दूसरा कह दे तो पूरा कॉन्फिडेंस उनका ख़त्म हो जाता है एक टाइम पर। फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि नहीं, फिर वो कोशिश करते हैं कोप अप करने की। तो जो सेंसिटिव लोग हैं वो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें, क्या रूल्स होने चाहिए, किस तरह से एक तो वो अपनी सेंसिटिविटी को ख़त्म करें और दूसरा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं? देखिए, हसासियत होना एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत थी, क्योंकि अगर कोई हसास ना होता तो दुनिया में शायरी ना होती, दुनिया में बहुत सारे फुनून लतीफ़ा के जो इल्म है वो ना होते अगर हसासियत। औरत बहुत हसास होती है, उस हसासियत में वो प्यार भी करती है, ख्याल भी रखती है, बहुत कुछ होता है। तो हसासियत बुरी चीज थी। प्रॉब्लम ये कि ओवर सेंसिटिविटी हो जाए, यानी हसासियत से ज्यादा गुजर जाए तो फिर वो एक बीमारी होती है, वो साइकोलॉजिकल बीमारी जी। और उसका इलाज कराना जरूरी है। अब उसमें आपको साइकोलॉजिकल सेशंस होते हैं, सीबीटी वगैरह, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, कुछ करना पड़ता है। उसके अलावा हसासियत नहीं जाती, ओवर जो होती है सेंसिटिविटी वो नहीं जाती, तो इलाज कराना बड़ा जरूरी है। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बाज दफा आपका जो ब्रेन केमिकल है वो डिफरेंट था जब आप पैदा हुए थे। आप देखिए, याद रखें, कोई भी सोच होगी, ख्याल होगा, उसका इजहार जिस्म में होता है। यानी सोच तो आपने जबान से कह दी, उसका इजहार से मुराद है वो जो इमोशन एसोसिएटेड होते हैं उसके साथ, हर सोच के साथ जो फीलिंग एसोसिएटेड होती है उसका इजहार जिस्म में होता है। मसलन हम कहते हैं कि पेट में गड़बड़ होगी टेंशन की वजह से, या मुझे लग रहा है कि आने वाला है, फील हो रहा है, ये फीलिंग आपके चेस्ट में या स्टमक में होती है। ठीक है, तो अब होते हैं उनको जिस्म के अंदर सेंसेशन ज्यादा होते हैं, फीलिंग मुख्तलिफ शक्लों में होती है उनके जिस्म में, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते और वो हर्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए बाकायदा ट्रीटमेंट होती है, साइकोलॉजिकल सेशंस होते हैं, जिसके बाद वो इस काबिल होते हैं कि डे टू डे मामलात में डील कर सकते। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोइज़, बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट आपने बताया कि किस तरह से हम अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। आपने एक तो बताया कि आपकी जो डेली रूटीन है उसमें आप रोज़ाना लिखें कि आपने कौन सा अच्छा काम किया। जब आप लिखते हैं तो ये आपकी एक तो पॉजिटिव एनर्जी आपको देता है और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप शुक्रगुजारी करें, जब आप अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अल्लाह ताला भी आपको और नवाजेगा। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि विल पावर, कि अगर कभी भी आपके ऊपर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, विल पावर यूज़ करनी है। दूसरा आपने बताया कि अप्रिसिएशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग देखते हैं आपके घर में जो कि कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें लाजमी तौर पर उनकी तारीफ़ करें, उन्हें अप्रिशिएट करें। ये चीज़ भी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट कराची टैलेंट की जानिब। आपको बताएं कि अगर आप परेशान हैं, गमज़दा हैं, डिप्रेस हैं, डीमोटिवेटेड हैं और आपको लगता है कि आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, आपकी परेशानी, आपकी प्रॉब्लम शेयर करने वाला कोई मौजूद नहीं है, तो बिल्कुल परेशान ना हो। कराची में एक ऐसे भाई मौजूद हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम भी सुनेंगे और आपको भाइयों वाला मशवरा भी देंगे। पहले हमने सुना था कि गाड़ियाँ जो हैं वो किराए पे मिलती हैं, ज्वेलरी मिलती है, कपड़े मिलते हैं, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि भाई भी किराए पे मिलने लगे हैं। कराची के एक 36 साला शख्स जिन्होंने ये काम किया है और इनके काम की तरह इनका जो नाम है वो भी यूनिक है। रेंट अ ब्रो के नाम से इन्होंने एक बिज़नेस शुरू किया है। हमारे साथ मौजूद हैं किश्वर बाकर साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं भाई आप? मैं बहुत शुक्र हूँ, आप कैसी हैं बहन? बिल्कुल ठीक ठाक।
रेंट अ ब्रो, ये नाम कैसे आया और क्या सोचा जो ये खिदमत के लिए आप निकल गए? जी बिल्कुल, ऐसा कोई प्री प्लान्ड इनिशिएटिव नहीं है ये। एक्चुअली मैं हिस्ट्री में मास्टर्स कर रहा हूँ फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, और उसमें हमें हर सेमेस्टर में रिसर्च करनी होती है। सो आई वाज लुकिंग फॉर अ न्यू रिसर्च टॉपिक। तो मेरे माइंड में था कि मैं लोनलीनेस, सेल्फ आइसोलेशन एंड सेक्लूजन फ्रॉम सोसाइटी, इस पर रिसर्च करूँ अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो उसी पर मैं स्टडी कर रहा था, तो मुझे पता चला कि जापान में एक कंपनी है रेंट अ सिस्टर के नाम से, जो वहाँ पर लोग लोनलीनेस का शिकार हैं या सेल्फ आइसोलेशन में उन्होंने अपने आप को रख दिया, जिसे वो हिकिकोमोरीज कहते हैं जापानीज़ में, उनको वो दोबारा सोसाइटी में वेलकम करती है वो कंपनी। तो जब मैं पाकिस्तान पर आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर भी लोग बहुत लोनलीनेस का शिकार हैं। उस तरह नहीं कि वो अपने आप को कमरों में बंद कर लें जस्ट लाइक इन जापान, लेकिन वो एक अलग तर्ज से लोनलीनेस का शिकार हैं, क्योंकि वो अपनी हकीकी लाइफ वैसे नहीं जी रहे जैसे वो जीना चाहते हैं। क्योंकि मेरी रिसर्च के मुताबिक ये भी हमें पता चला कि 50% पीपल इन पाकिस्तान वो शख्सी आज़ादी के हक़ में नहीं हैं। वो दूसरे को उस तरह से नहीं देख सकते जैसा वो जीना चाहता है अपनी असल लाइफ, बल्कि उन्हें एक सोसाइटी के इस्टेब्लिश नॉर्म्स में ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। तो यहाँ से ऐसे लोग जो हैं अपने आप को तन्हा महसूस करने लग जाते हैं अंदर ही अंदर, या अपने आप को अपने घरों में ही ज़्यादा फैमिली से बातचीत करना बंद कर देते हैं, अपने कमरों में ज़्यादा छुप छुप के रहना शुरू कर देते हैं। तो वो लोग अंदर से तन्हाई का शिकार होते हैं और उन्हें रिजेक्शन फील होता है कि वो अपनी ट्रू सेल्व्स नहीं जी रहे, बल्कि एक फेक लाइफ जी रहे हैं। बिल्कुल, तो आपने सही कहा। अच्छा, आपका कॉज बहुत अच्छा है, तो ये जो भाई बंदी है इसका आप कुछ चार्ज भी करते हैं? कितना चार्ज करते हैं, इतना कि दूसरा भाई अफोर्ड कर सकता है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो मुझे फाइनेंशियली इसमें सपोर्ट कर रहा है। ज़ाहिर है मुझे प्रमोशंस चलानी होती हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, सो दे टेक चार्जेस फ्रॉम अस फॉर प्रमोशंस। तो ज़ाहिर है उसको कंपनसेट करने के लिए फिर हम अपने क्लाइंट से चार्ज करते हैं। बहुत मिनिमम अमाउंट है, 500 रुपीज़ पर आवर है ऑनलाइन सेशन की, और अगर आप फिज़िकली मिलना चाहते हैं हमसे तो वो 2 आवर्स का सेशन होता है, जिसमें हम बाहर घूमते फिरते हैं, बात करते हैं, किसी कॉफ़ी शॉप में, कभी हम सी व्यू चले जाते हैं, वेयर एवर ही वांट्स द क्लाइंट हमें लेके जाना चाहें, तो उसके हम 2000 चार्ज करते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी हमारी शामिल होती है उससे। तो वो क्लाइंट का अपना खर्चा होगा अगर वो कोई रेस्टोरेंट में बैठना चाह रहा है, डिनर या कॉफ़ी, आप उसको अपना टाइम और अपना जो मशवरा है, कोई अच्छी बात, वो आप देते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। वो हम टर्म्स एंड कंडीशंस उनको बता देते हैं जब वो बुक कर रहे होते हैं अपॉइंटमेंट विद द ब्रदर, तो हम बता देते हैं कि जो भी आप इंटरटेनमेंट करना चाहें। अगर एक साथ बहुत सारे भाइयों की मैसेजेस या कॉल आ जाए, उनको ज़रूरत है, तो आप एक ही हैं या आपकी दूसरी टीम भी है जो कि दूसरे क्लाइंट को जो है फैसिलिटेट कर सके? जी, टोटल हम 5 टीम मेंबर्स हैं। तो अभी क्योंकि स्टार्टअप है और लोग इसको सही तरह से समझे नहीं हैं, तो इस तरह बहुत ज़्यादा मैसेजेस नहीं आ रहे जैसे आपने फरमाया कि बहुत सारे आ जाएँ, तो इसलिए हैंडल हो जाता है। बट वी आर टोटल 5 पीपल इन द टीम। अच्छा, ये जो नाम है आपका बड़ा यूनिक है। आपने बताया कि आपने एक जापानीज़ कंपनी से इंस्पायर होकर रखा है, रेंट अ ब्रो। तो इसमें क्या सिर्फ मर्द हजरात ही जो भाई हैं हमारे वही रब्ता कर सकते हैं, या वो बहनें जो किसी न किसी डिप्रेशन का शिकार हैं, तो आपकी कोई फीमेल टीम मेंबर है जो वो 50% लोग हमें फीमेल्स रब्ता करती हैं और 50% मेल करते हैं। ऐसी कोई सेग्रीगेशन जेंडर वाइज नहीं है। इट इज़ ओपन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ जेंडर्स। ठीक है, रेंट अ ब्रो रखा ना आपने? हाँ, वो इसलिए क्योंकि जी बिल्कुल, उसकी असल में एक वजह ये है कि अगर हम फीमेल्स को प्रमोट करना शुरू कर देना, हमारे पास 2 फीमेल्स हैं जो फीमेल्स ही के साथ इंटरेक्ट करती हैं सिर्फ, तो उसकी वजह ये है कि हम उसको प्रमोट नहीं करते, क्योंकि फिर कुछ उल्टे सीधे मैसेजेस आने लग जाते हैं, वो कोई और एडवांटेजेस हासिल करने की कोशिश करने लगते हैं। सो यू नो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द सेफ्टी ऑफ आवर सिस्टर्स जो हमारी टीम में हैं। तो एक तो वो सिर्फ ऑनलाइन ही बात करती हैं, और वो सिर्फ उन्हीं के साथ हम कनेक्ट करते हैं जो फीमेल्स ही हों। अच्छा, आजकल बड़े ही ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम फ्री में ये काम करना चाहते हैं, तो इस तरह की सीरीज मौसूल हो रही है आपको कि वो आपके टीम का पार्ट बनना चाहते हैं? और इस तरह की बहुत ज़्यादा मैसेजेस हमारे पास आते हैं कि दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर टीम इन फ्री, लेकिन वी कैन नॉट एक्सेप्ट देम। उसकी वजह ये है कि हमारे क्लाइंट्स की प्रिवेसी बहुत ज़रूरी है। पता चला कोई फ्री में आके काम करने लग गया और क्लाइंट अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस लाइफ के शेयर कर रहा है और वो उसको लीक कर दे, या वो मिल रहा है और वो कोई वीडियो बना ले, उसके नंबर उनके पास चले जाएंगे। सो वी कैन नॉट टेक रिस्क फॉर द प्रिवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ आवर क्लाइंट्स। ठीक है, तो इसलिए हम फ्री में किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि अगर कोई फ्री में काम करेगा तो वो शायद हमारी पॉलिसीज़ पे उस तरह अमल नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा हम कौन से पैसे ले रहे हैं जो इनकी बात माने। ठीक है, सो वी
पे देम जो हमारे साथ ब्रदर्स या सिस्टर्स अटैच। अच्छा, आपने कहा कि कोई ऐसे आप उन लोगों को मतलब फैसिलिटेट करते हैं जो लोनलीनेस का शिकार हों, डिप्रेशन का शिकार हों, स्ट्रेस का, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग कभी कभार ख़तरनाक भी हो सकते हैं और उनको एक प्रॉपर कंसल्टेंट या एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है, तो उन लोगों को किस तरह से डील करते हैं? जी, एक्चुअली डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह तो इस्टेब्लिश्ड साइकोलॉजिकल एंड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, तो उसको तो हम डील नहीं करते। मशवरा देते हैं कि आप उनको कि किसी साइकियाट्रिस्ट? हम वो शुरू में छोटे से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न टू रेंट द ब्रदर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द ब्रदर एंड हाउ डू यू वांट टू स्पेंड टाइम विद योर ब्रदर। तो इसके जब वो जवाब देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो इज़ इट अ सीरियस केस विच कैन बी टैकल बाय अ साइकोलॉजिस्ट या वो सिर्फ लोनलीनेस का शिकार है, क्योंकि लोनलीनेस जहाँ तक मैंने रिसर्च की थी एक इस्टेब्लिश्ड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, तो इसलिए हम उसको देख सकते हैं और हमने अपने बायोडाटा में भी क्लियरली लिखा हुआ है वी आर नॉट साइकोलॉजिस्ट। तो इस तरह का जब कोई सीरियस किस्म का जैसे आपने फरमाया आता है तो हम कह देते हैं दैट उनसे माजरत कर लेते हैं। अच्छा, तो मोस्टली आपके ऑनलाइन सेशंस होते हैं, अगर कोई क्लाइंट की डिमांड करता है कि फ़िज़िकल मीटिंग्स भी होनी चाहिए तब आप उसको फिज़िकली उससे मिलते हैं? हमारी तरफ से ऐसी कोई परसुएशन नहीं होती कि आप ऑनलाइन ही मिलें या फिजिकल मिलें, हमने दोनों चीज़ों को वैसे लिखा है। वो ज़्यादातर फीमेल्स ऑनलाइन मिलना चाहती हैं, वही बात है कि एक तो उनको ट्रैवल वगैरह नहीं करना पड़ता, ठीक है, घर बैठे बैठे बात हो जाती है। हो सकता है किसी को बाहर निकलने में भी इश्यूज होते हो ना कि हर वक्त, लेकिन मेल हजरात बिजनेस आपने कहा आप पढ़ रहे हैं अभी और मास्टर्स आप कर रहे हैं, तो जब आपने लोगों को बताया अपने फ्रेंड्स को कि मैं रेंट अ ब्रो नाम का बिज़नेस शुरू करने वाला हूँ, तो लोगों ने तनकीद भी की होगी कि ये किस किस्म का बिज़नेस है, इस हवाले से कोई तनकीद का सामना करना पड़ा आपको? असल में मुझे आइडिया था कि ये एक बिल्कुल यूनिक चीज़ मैं लॉन्च कर रहा हूँ और लोग उसको उस तरह नहीं समझेंगे जो मैं करना चाह रहा हूँ, तो मैंने हर एक को बताया ही नहीं था। मैंने सिर्फ अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को, जिनको फिर मैंने अपनी टीम में भी ऑन बोर्ड लिया, जो पॉलिसी मेकिंग में मेरी हेल्प करते हैं, उन्हीं को बताया था मैंने, और फिर मैंने अपना काम शुरू किया था। और तनकीद वगैरह तो होती है, लेकिन यू नो जो भी कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो भाई तनकीद तो हमारे रसूलों पर भी हुई है, तो इस मामले में तो मैं इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करता कि लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा, अभी जो आपका बिज़नेस चल रहा है रेंट अ ब्रो, इसमें आप कोई मज़ीद जिद्दत लाएंगे? कुछ ऐसे प्लान्स हैं क्या? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके? जी, एक्चुअली हम लोग का फ्यूचर प्लान ये है कि थोड़ा सा इसको एक्सपेंड किया जाए और इसको और ज़्यादा प्रोफेशनल बनाया जाए, ठीक है। जिस तरह अभी तो एक इंस्टा का पेज ही है, तो एक प्रॉपर अगर वेबसाइट हो जाए या कोई ऐप हो जाए, और प्रॉपर कुछ साइकोलॉजिस्ट को भी हमने हायर करने के बारे में प्लान आउट किया है, लेकिन वो उस तरह से एक्ट नहीं करेंगे जैसे एक जो आपको पता है नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट एक क्लिनिक में बैठा होता है, उनको हमारे ही एक पैटर्न को जो हमने डिज़ाइन किया ना अपनी कंपनी का एक जो थीम है उसके हिसाब से चलना होगा। किश्वर, हमें ये बताइए कि कोई ऐसा वाक़या आपके साथ पेश आया हो, कोई अनवांटेड मैसेजेस आते हैं या आप कभी क्लाइंट के पास गए और वहाँ जाके आपको पता चले बहुत अनयूजुअल सी चीज़ ऐसी हुई हो? ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैसेजेस तो बहुत स्टूपिड किस्म के आते रहते हैं। उसमें वही कोई कहेगा कि भाई हमारे भाई बहुत फारिग हैं, ऐसा करो इनको भी ले जाओ, इनको भी भाड़े पे चढ़ा दो। या कोई और मैसेजेस आएंगे, वो कुछ फिज़िकल कांटेक्ट करना, यू नो क्लोज़ होना चाहते हैं ब्रदर्स से, उस तरह के मैसेजेस आ जाते हैं। लेकिन वो भी बेसिकली शुरू के हफ्ते 10 दिन में ही ऐसा हो रहा था। उसके बाद हमने इस प्रॉब्लम को बहुत विगरसली हैंडल किया था कि ये लोग क्या समझ रहे हैं, दिस इज़ नॉट व्हाट इट इज़। और हमने उसको बहुत बड़े बड़े तरीके से पोस्ट लगा दी थी कि इट इज़ स्ट्रिक्टली अ ब्रदर, डोंट ट्राई टू मेक इट योर हस्बैंड। सही बात है। तो वो सब अब ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी अभी भी होता है, कुछ लोग नहीं मानते भाई। मैसेजेस रिसीव होते होंगे। अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से बात करूं, एक तो क्लाइंट की सिक्योरिटी, फिर आपकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नहीं पता आप जिस क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं वो किस नौयत का है, क्या है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? क्या पहले से प्रिपेयर होते हैं या इन्वेस्टिगेशन किस तरह? क्योंकि ये एक कंसर्न है, कोई भी हमसे मिल सकता है। तो वैसे तो शुरू में हमने सोचा था कि हम NIC नंबर्स भी मांगें जो हमसे अप्रोच करें, लेकिन उस वक्त लोग ये नहीं करना चाह रहे थे। तो फिर अब जाहिर सी बात है मोबाइल नंबर्स तो हमें लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि जब मिलना है तो कांटेक्ट तो करना पड़ेगा। और आपको पता है आजकल शुक्र है इतना सिस्टमाइज हो गई चीज़ें कि हर मोबाइल नंबर NIC से कनेक्टेड होता है। तो जो कोई अगर कोई ऐसा मिसहैप हो भी जाए तो जाहिर सी बात है वी कैन यू नो लॉन्च अ कंप्लेन कि ये NIC नंबर है, ये फ़ोन नंबर है और ये ऐसा कुछ मिसहैप हुआ है। सेकेंडली आजकल अगेन टेक्नोलॉजी का शुक्रिया
कि हम जब भी हमारे ब्रदर्स मिलने जाते हैं तो हम अपने टीम मेंबर्स में उसकी लाइव लोकेशन शेयर कर रहे होते हैं कि वेयर ही इज़ राइट नाउ, यू नो। तो उसकी वजह से भी सिक्योरिटी होती है। और अगर थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी होते हैं, दे बुक द ब्रदर फॉर 2 आवर्स, लेकिन उनका प्लान चेंज हो जाता है कि चलो बीच चलो या डिनर करो, टाइम लग जाए, तो फ़ौरन से कॉल आ जाती है और वो पूछ लेते हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके, व्हाई द टाइम इज़ एक्सटेंडेड। तो वहाँ से ये मसला हल हो जाता है। सही। अच्छा, अभी आपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के हवाले से बताया, उसके अलावा क्या ऐसी मुश्किलात हैं जो आपको इस बिज़नेस के हवाले से पेश आ रही हों, कुछ ऐसी चीज़ें? सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो यही है कि लोगों ने अभी तक इसको सही तरह से समझा नहीं है, ठीक है, तो और एक्सेप्ट नहीं किया। आपको पता है इवन हमारी सोसाइटी में साइकोलॉजिस्ट के पास भी लोग अभी तक नहीं जाते, ठीक है, और अगर जाते हैं तो वो उसको छुपा कर रखते हैं, राइट, जबकि पूरी दुनिया में अब ऐसा नहीं है। तो एक्सेप्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है कि लोग इसके सही कॉज को, ऑब्जेक्टिव को समझ जाएं और जिनको प्रॉब्लम्स हैं वो फ़ौरन उस प्रॉब्लम को हल करें, ना कि उसको लेके बैठे रहें, बिकॉज वी आर हियर, ब्रदर्स आर हियर टू हेल्प यू आउट। जी, बहुत शुक्रिया किश्वर बाकर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनका एक बहुत ही यूनिक सा बिज़नेस है। हम इनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मज़ीद बात करेंगे, लेकिन चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, मैं हूं ज़हरा रज़ा और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट मौसम के हाल की जानिब। जी, मौसम का हाल आपको बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि महकमा मौसमियात के जानिब से पेशगोई की गई है बारिश की 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक। कहा जा रहा है कि शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, रबिया खान, हमें अपडेट करेंगी। जी रबिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रबिया, कैसी हैं आप? मौसम की सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। आप इस वक्त साहिल समंदर पे मौजूद है, कैसी हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही हैं और वेदर एंजॉय कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मौसम भी खासा खुशगवार है। साहिल पर बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ और हवा आप देख सकती हैं कि कितनी तेज़ चल रही है। रफ्तार की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो है वो 37 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं का सिलसिला जारी है और जो तेज़ बारिश का इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किया गया था वो अब तब्दील होकर समंदरी तूफान में तब्दील हो चुका है और महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि बहरा अरब में जो हवा का कम दबाव था वो डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर गया और वो कुछ ही देर में साइक्लोन में तब्दील होने का जो है वो उसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है आइंदा 24 घंटों में। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगर वो साइक्लोन की शक्ल इख्तियार करता है तो एक समुद्री तूफान जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, जिसका जो है वो नाम शाहीन रखा गया है। तो शाहीन जो समुद्री तूफान है वो बताया जा रहा है कि इम्कान है कराची की साहिली पट्टी समेत जो है वो बलोचिस्तान की साहिली पट्टी से भी उसके टकराने का इम्कान है, जिसके बायस जो है वो आज रात से कराची में तूफानी बारिशों का इम्कान है। ना सिर्फ तूफानी बारिशों का बल्कि महकमा मौसमियात का कहना है कि जो समंदरी हवाएं जो इस वक्त हवाएं अभी चल रही हैं उससे रफ्तार जो है वो मजीद डबल हो जाएगी। तकरीबन जो है वो 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो आप सोच सकती हैं कि कितने नुकसानात का खदशा है। अथॉरिटी ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और उनका कहना है बिल्कुल हम देख सकते हैं इस वक्त आप जहां खड़ी हुई हैं काफ़ी हवाएं वहां चल रही हैं और मेरे ख्याल है ये हवाएं रात से चलना शुरू हो गई हैं। अब जो बारिश का आपने बताया कि बारिश की जो पेशगोई की गई थी, क्या बारिश नहीं, उसका इम्कान नहीं है, अब ये साइक्लोन में तब्दील हो गया है और खुदा न खास्ता कितने चांसेस हैं कि ये जो कराची की साहिल पट्टी है उससे टकराएगा? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात इसको मुसलसल मॉनिटर कर रहा है। शिद्दत जो है वो डिप्रेशन तक आ चुकी है और इसके बाद जो आखिरी मरहला होता है वो साइक्लोन का होता है। महकमा मौसमियात का यही कह रहा है कि आइंदा 24 घंटों में साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और उसके बाद बारिशों का इम्कान यकीनन है। आज दोपहर से शाम से बताया जा रहा है महकमा मौसमियात का कि बारिश का आगाज़ कराची में हो जाएगा, जो कि रात तक जो है वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। तूफ़ानी बारिशों के साथ जो है वो तूफ़ानी हवाएं चलने का भी इम्कान है और महकमा
मौसमियात का यही कहना है कि 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। जो टकराने का मरहला है तूफान का, उसके चांसेस जो है वो कराची में कम नजर आ रहे हैं। अलबत्ता बलूचिस्तान की साहिली पट्टी से जो है वो तूफान टकराने के चांसेस ज्यादा है। कराची वाले जो है वो बारिशों के हवाले से तैयार हैं, क्योंकि महकमा मौसमियात का कहना है कि साइक्लोन जो है वो कराची के ऊपर से गुजरेगा, जिसके तहत जो है वो तेज तूफानी बारिशों का इम्कान है, जो कि आज रात से जो है वो शुरू हो जाएगा और 2 अक्टूबर तक जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, यानी हफ्ते तक इसी तरीके से वक्फे वक्फे से बारिश रहेगी। कल ये महकमा मौसमियात का बताना है, जुम्मे का रोज जो कल है, कल मुसलसल पूरे दिन रात जो है वो कराची में बारिशों का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। रबिया खान हमारे साथ मौजूद थी, जो कि अपडेट कर रही थी, हमें मौसम का हाल बता रही थी और मतलब कि तूफ़ानी बारिशें होंगी शाम से और तेज़ हवाएं भी चलेंगी और इस वक्त चल भी रही हैं। तो गैर ज़रूरी तौर पर हम कहेंगे कि आप घर से बाहर ना निकलें, अपना ख्याल रखें, सेफ़ रहें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपनी होस्ट ज़हरा रज़ा और सिटी एट 10 की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।